हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुमित एसीसीए टूल बॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट टाइम पे मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का बेसिकली मतलब ये है कि एक जो हमारे जो कंपनीज के पास जो असेट्स होती है और वो जो असेट्स को बुक में जो जिस वैल्यू पे लिखते हैं वो होती है हमारी कैरिंग वैल्यू। ठीक है। एक जब आप उसी असेट्स को मार्केट में जाते हो बेचने के लिए तो आपको जो वैल्यू मिलती है, अगर वो वैल्यू हमारी बुक में लिखी हुई वैल्यू से कम हुई तो उस केस में हमारा इम्पेयरमेंट अराइज होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक मशीनरी है जो हमारी बुक में जो है 1 लाख रुपीज की लिखी हुई है, बट जब आप उसको मार्केट में बेचने के लिए गए और ये चेक करने के लिए गए कि अगर आप उसको बेचोगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो वहां से पता चला कि आपको सिर्फ 80,000 ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बुक में जो है उस असेट्स की वैल्यू 20,000 एक्स्ट्रा दिखा रखी है। ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी अगर हमारे फ्यूचर के लॉसेस वगैरह है तो हमें उसे एंटिसिपेट करना पड़ेगा और बुक में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो 20,000 के आपका जो रिडक्शन हुआ है आपकी असेट्स की वैल्यू में, ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा इम्पेयरमेंट। ठीक है। तो इम्पेयरमेंट का बेसिक मतलब क्या है? एक कैरिंग अमाउंट जो हमारी बुक में लिखी है, सेकंड रिकवरेबल अमाउंट जो हम मार्केट में जब हम सेल करने जाते हैं असेट्स को तो जो हमें मिलती है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस तब होगा जब हमारा कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ग्रेटर देन होता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है कुछ असेट्स जो हैं को इसमें ट्रीट नहीं किया जाता, मतलब IAS 36 के अकॉर्डिंग जो है उसको हम ट्रीट नहीं करते। अब वो कौन कौन से असेट्स हैं? एक जो IAS 2 में जो इन्वेंट्रीज कवर होती है वो सेम, अगर IAS 15 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के जो असेट्स हैं, और IAS 12, IAS 19 और IFRS 9 के अंदर जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, IAS 40 में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो, और IFRS 5 जो कि असेट्स हेल्ड फॉर सेल जो है, ये सारे असेट्स को हम जो है इम्पेयर नहीं करते हैं एज पर IAS 36। ठीक है। तो IAS 36 में ये सारे असेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब समझते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, एक होता है हमारा कैरिंग अमाउंट जो बुक में लिखा है, और एक होता है हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट वो अमाउंट है जो मैंने बताया था अभी कि अगर आप जो है मार्केट में उसको बेचने जाते हो तो आपको कितना कवर होता है। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट के अंदर बेसिकली दो चीजें हम देखते हैं। एक तो देखते हैं कि फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, एक देखते हैं वैल्यू इन यूज। तो ये दोनों का मतलब समझते हैं। फेयर वैल्यू और माइनस कॉस्ट टू सेल क्या है? फेयर वैल्यू जो मार्केट में उसकी वैल्यू है, और अगर हम बेचेंगे तो जो भी एडिशनल कॉस्ट वगैरह लगती है उसको माइनस करने के बाद जो हमें नेट मिलेगा, जिसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं ये। और वैल्यू इन यूज क्या है? तो वैल्यू इन यूज का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर असेट्स आप उसको नहीं बेच रहे हो या वो नहीं बिकता है, तो आप हमें उसका जो है वैल्यू इन यूज निकालना है, मतलब कि उसके आने वाले फ्यूचर में वो कितने साल तक चलेगा और उन ईयर्स से हमें उसके कितना कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होने वाला है। ठीक है। तो उसकी वैल्यू को हम वैल्यू इन यूज कहेंगे। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारा कैरिंग अमाउंट जो है ग्रेटर देन होना चाहिए रिकवरेबल अमाउंट से। अगर ये हमारा ग्रेटर देन है तो इसका मतलब जो है हमारा इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करता है, इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट तो ये, और उससे भी पहले हमें ये देखना है कि रिकवरेबल अमाउंट जो है हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। वो होता है हमारा हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या फिर वैल्यू इन यूज। तो पहले हमें दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगा। फिर हम रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, और अगर कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन हुआ तो ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कहलाएगा। ठीक है। इसका हम आगे एग्जाम्पल्स में भी बात करेंगे। तो जैसा भी बताया, वैल्यू इन यूज, और इसके अंदर एक वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉजिकल भी है कि अगर आपका जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दैट इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू, अगर ये आपका कैरिंग अमाउंट से ग्रेटर देन हुआ, ठीक है, अगर ये हमारा क्या हुआ? कैरिंग अमाउंट से ग्रेटर देन हुआ, तो उस केस में हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमारा इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्यों? लॉजिक सिंपल सा है कि अगर हमारा जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर यही हमारा ग्रेटर हुआ कैरिंग अमाउंट से,
तो फिर जो है इसका और इसका कंपैरिजन, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज का कंपैरिजन यूजलेस रह जाता है। ठीक है, तो बिकॉज अगर हमारा इन दोनों में ये हाइयर हुआ तो ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगा, जो कि हमारा कैरिंग अमाउंट से हाइयर होगा। तो अगर जो है रिकवरेबल अमाउंट हाइयर होता है कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसका जो लॉस हुआ तो वो लॉस कहाँ जाएगा। तो अगर इम्पेयरमेंट का जो भी लॉस अगर अराइज होता है तो उस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने उस जिस पर्टिकुलर असेट्स का इम्पेयरमेंट किया है, अगर आपने पिछले सालों में उसका रिवैल्यू किया था और उसका रिवैल्यूएशन गेन हमारे पास पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, और इस साल जो है हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आया है, तो उस इम्पेयरमेंट लॉस को सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन गेन से कवर करेंगे। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी जो है 2 लाख रुपीस का रिवैल्यूएशन जो है गेन पड़ा हुआ है हमारे बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर असेट्स के लिए, और उस असेट्स को हमने इस साल जो है ये इम्पेयरमेंट जब हमने इंडिकेशन चेक किया तो हमें पता चला कि इम्पेयरमेंट है, और हमें जो है 2,70,000 का जो है इम्पेयरमेंट लॉस अराइज हुआ है। तब इस 2,70,000 को सबसे डायरेक्ट हम पीएनएल में नहीं शो करेंगे, पहले हमें इस 2,70,000 को जो हमारे पास पिछला 2 लाख का गेन पड़ा हुआ है उसमें से सेट ऑफ करना है। तो जब हम उसमें से सेट ऑफ कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 60,000 का ही जो है लॉस बचेगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 2 लाख रुपीस का जो है ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, रिवॉल्यूशन गेन, और 2 लाख जो है 70,000 का हमारे पास जो है इम्पेयरमेंट हुआ है। अब इसमें से जो हमारे पास नेट जो लॉस बचेगा वो बचेगा 70,000, क्यों, ठीक है। तो पहले हम इसमें से सेट ऑफ करेंगे। अब ये जो 70,000 है, अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे हम पीएनएल के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा लॉस कहाँ जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट की, कि क्या हमें जो इम्पेयरमेंट है वो हर साल करना है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा असेट जो है इम्पेयर हो रहा है या हमें हमारे असेट्स को इम्पेयर करना है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास इंडिकेशंस हैं। अगर वो इंडिकेटर्स जो है अगर इंडिकेट करते हैं कि आपके असेट्स की वैल्यू गिर सकती है, तो उस केस में हमें इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करनी होगी, और कोई भी लॉस अगर अराइज होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे असेट्स की वैल्यू में कहीं गिरावट तो नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक तो है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक है हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, जो कंपनी के बाहर के फैक्टर्स हैं और जो कंपनी के एसेट्स की वैल्यू को गिरा सकते हैं। तो एक तो है कि अगर जो है उस पर्टिकुलर असेट्स की मार्केट में जो वैल्यू है वो जरूरत से ज़्यादा गिर गई है, मोर देन एक्सपेक्टेड गिर गई है, तो वो हमारा एक इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट होगा, और हमें अपनी बुक्स में भी उसको इम्पेयर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मोर देन एक्सपेक्टेड इसलिए कि हम डेप्रिसिएशन तो हम अलाउ करते ही हैं अपने असेट्स पे, बट अगर जरूरत से ज़्यादा वैल्यू गिर जाती है तो उस केस में हमें उसको इम्पेयर भी करना पड़ेगा, और इम्पेयरमेंट लॉस को बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना होगा। सेकंड क्या इंडिकेशन हो सकता है, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज हो, एडवर्स चेंजेस होने चाहिए बेसिकली, मार्केट और इकोनॉमिक या फिर लीगल इन्वायरमेंट में कोई एडवर्स चेंजेस हो जिसकी वजह से हमारे असेट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो उससे जो है हमारे असेट्स की वैल्यू गिर जाएगी, और वो हमारा उसके बाद फिर हम जो है इम्पेयरमेंट करके लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए। अब ये इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट रेट का रिलेशन ऐसे है, मैंने अभी पीछे बात किया था वैल्यू इन यूज के बारे में। वैल्यू इन यूज क्या है, वैल्यू इन यूज का मतलब है कि एक असेट्स की जो भी फ्यूचर की जो वैल्यूज हैं बेसिकली, तो वो फ्यूचर की वैल्यूज जो हैं हमें कैसे निकालना है, उसकी फ्यूचर वैल्यूज मतलब कैश इनफ्लो और आउटफ्लोज जो भी होगा उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करना है, देन वो हमारा वैल्यू इन यूज कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिस्काउंट रेट की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उससे हमारा डिस्काउंट रेट बेसिकली वो बढ़ गया, और डिस्काउंट रेट बढ़ा तो वो जो असेट्स की वैल्यूज है, जो कैश फ्लोज हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और वो डिक्रीज हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारी कैरिंग वैल्यू
बढ़ जाएगी, जो इम्पेयरमेंट का एक इंडिकेशन भी है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इंटरनल फैक्टर्स में अगर हमारा जो एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेंस या फिर डैमेज हो गया एसेट्स, ठीक है, इंटरनली रखी हुई थी गोडाउन में और डैमेज वगैरह हो गई है कुछ, तो फिर हमें उसको जो है इम्पेयर करना पड़ेगा। और या फिर अगर उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जरूरत से ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक की जो उसकी परफॉर्मेंस है एसेट्स की वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, अब एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा कम जो है वो प्रोडक्शन में जो है गुड्स प्रोड्यूस करके दे रही है फॉर एग्जांपल, तो वो भी हमारा एक इंडिकेशन होगा इम्पेयरमेंट का। और नेक्स्ट क्या है कि उस असेट्स का जो यूसेज है उसमें क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, और बहुत मेजर लेवल के रिडक्शन हो, मटेरियल लेवल का रिडक्शन हो जाए, तो उस वजह से भी हमारा जो एसेट्स को इम्पेयर करना पड़ेगा। तो ये सारे तो हो गए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स किसके, इम्पेयरमेंट के। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी को हर साल जो है इम्पेयरमेंट करना चाहिए? नहीं। तो कंपनी को तो कब इम्पेयरमेंट देखना पड़ेगा, जब हमारे पास ये इंडिकेशंस होंगे, उस ये सारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर्स अगर हमें कंपनी को लगेगा, तो उसी केस में इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग होगी, इम्पेयरमेंट नहीं होगा, इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग्स होगी। और टेस्टिंग के बाद जो भी पीछे फॉर्मेट पड़ा, कैरिंग वैल्यू ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, अगर ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट हुआ, तो उसके बाद फिर हम इम्पेयरमेंट लॉस को बुक में प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ लॉस शो करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुछ जो ऐसे जो हमारे पास असेट्स हैं जिसे जो है हमें इंडिकेटर्स के बेसिस पे ही नहीं इम्पेयरमेंट करना, हमें उसका जो है जो इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग है वो हर साल चेक करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल जो यूजुअली क्या होता है असेट्स का, कि ये हर साल या फिर हर महीने ऐसा नहीं होता है कि आपके इंडिकेटर्स हो, ये बहुत काफी लंबे समय में इंडिकेटर्स जो है हमारे पास मिलते हैं। लेकिन जो एनुअल इम्पेयरमेंट फिर अब क्या आता है कि आपको हर साल जो आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि कहीं उस असेट्स की वैल्यू गिर तो नहीं गई। ठीक है, तो अब वो जो है कौन कौन से असेट्स है जिनके हमें एनुअल टेस्टिंग करनी है। सबसे पहला, जो आपने गुडविल बिजनेस कॉम्बिनेशन में खरीदी है। ठीक है, तो बेसिकली परचेज्ड गुडविल हुई, आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है, और उसके उसके बाद जो आपने जो गुडविल जो अपने बुक में रिकॉग्नाइज करी है, हमें उसका एनुअली चेक करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट के लिए। अगर उसमें कोई इम्पेयरमेंट हुआ तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस शो करना पड़ेगा। सेकंड, अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल असेट्स है जिसकी जो यूजफुल लाइफ हो इनडेफिनेट है, तो मैंने ये जो है IAS 38 इंटेंजिबल असेट्स में भी इसके बारे में बात की है कि कुछ इंटेंजिबल असेट्स जो हैं हमारे इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ भी होती है उसकी। तो उस केसेस में जो है फिर हमें उसमें जो है इम्पेयरमेंट जो है वो एनुअली हमें चेक करना होता है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि ऐसे इंटेंजिबल असेट्स जो अभी तक अवेलेबल ही नहीं है यूज करने के लिए। तो ये जो रिसर्च IAS 38 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक केस है, कि उस केस में क्या है, जो हम डेवलपमेंट की जो कॉस्ट होती है, कुछ कॉस्ट होती है, उसको हम जो है कैपिटलाइज करते हैं और उसको बुक में इंटेंजिबल असेट्स शो करते हैं। बेशक वो डेवलपमेंट फेज पे है, लेकिन जब तक वो बन के तैयार नहीं हो जाता है, तब तक हमें हर साल जो है उसकी वैल्यू की क्या करनी पड़ेगी, इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई भी लॉस हो तो उसको हमें बुक में शो करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारे इंडिकेटर्स और एनुअल इम्पेयरमेंट। अब बात करते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब ये क्या है? तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि इम्पेयरमेंट बेसिकली क्या होता है, और इम्पेयरमेंट के बाद उसको कैसे ट्रीट करना है, और उसको बुक में कैसे दिखाना है, और उसके कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। अगर वो इंडिकेटर्स हमें कंपनी को लगते हैं तभी कंपनी जो है इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करती है, और कुछ केसेस में हमें एनुअल भी इम्पेयरमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने बुक में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है, उसको हमें रिवर्सल भी करना पड़ सकता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा था कि मार्केट में जो है जो इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे असेट्स की वैल्यू जो है गिर सकती है। तो हमने क्या किया, हमने जो उसका इम्पेयरमेंट किया और इम्पेयरमेंट लॉस को अपने बुक में लिख दिया। बट जब हम थोड़ा टाइम बाद, जब हमने जो है फॉर एग्जांपल बुक ईयर एंड पे या फिर कुछ टाइम बाद जब हमने दोबारा देखा, तो हमें पता चला कि जो उसकी वैल्यू जो है एक्चुअल में जो है उतनी नहीं गिरी है जितनी हमने बुक में रिकॉग्नाइज करी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई असेट्स जो हमारी बुक में 1 लाख का था, जब हमने मार्केट में उस समय इम्पेयरमेंट किया तो वो 80,000 पे शो कर रहा था, 80,000 पे। तो हमने बुक्स में उसको 80,000 पे लिख दिया। लेकिन जब हम दोबारा गए चेक करने, तो पता चला
उसकी बुक उसकी वैल्यू जो है 90,000 है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या है कि जो 10,000 की जो हमने एडिशनल जो है इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे 10,000 को। तो ये कहलाता है हमारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसके अंदर कुछ चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो अभी बात करी, इम्पेयरमेंट लॉस जो प्रेडिक्शन बेसिस पे होता है, तो हमने प्रेडिक्शन किया और हमने जो इम्पेयरमेंट लगा दिया, बट एक्चुअल में अगर वो प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ और लॉस जो है उस लेवल का नहीं हुआ, तो हमें उस लॉस को रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है। और इसको हमें कब रिव्यू करना है, जब आपने किसी एक असेट्स को इम्पेयर्ड कर दिया है, तो उसके इम्पेयर्ड करने के बाद आपको हर साल के एंड पे चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो इम्पेयरमेंट रिवर्स तो नहीं हो रहा है। ठीक है। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इम्पेयरमेंट यूजुअली क्या है कि 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे होते हैं। तो अगर आपने एक बार इम्पेयरमेंट कर दिया, तो हर साल आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसका जो है जो जो हमने इम्पेयर किया है, कहीं उसका रिवर्सल तो नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो भी रिवर्सल अब आप करोगे, तो उसको अब हमें कैसे ट्रीट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जो है बुक में 20,000 का जो है रिवर्सल ऑलरेडी वो रिकॉग्नाइज कर रखा है, सॉरी 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस जो है पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर रखा है। लेकिन अब आपको पता चला है कि लॉस एक्चुअल में 20,000 का नहीं, सिर्फ कितने का था, लेट्स सपोज लॉस सिर्फ था 5,000 का। तो आपने इसमें 15,000 एडिशनल जो बुक में रिकॉग्नाइज कर रखा है, अब आप इसको रिवर्स करोगे। तो अब आप इसको रिवर्स कैसे करोगे, तो ये रिवर्स भी सेम वे होगा जिस वे आपने इसमें लॉस को रिकॉग्नाइज किया था। मैंने अभी पीछे बात किया था, लॉस रिकॉग्नाइज करने के दो वे हैं। अगर आप एक कि अगर आपका पिछला कोई भी रिवॉल्यूशन बैलेंस नहीं पड़ा है, तो आप क्या करोगे, सिंपल जाके उसको पीएनएल में शो कर दोगे। तो अगर आपने वो वाला केस अप्लाई किया है यहाँ, तो आप क्या करोगे, सिंपल जो है 15,000 को आप पीएनएल में एज एन इनकम शो कर दोगे, तो हमारा जो लॉस है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने सेकंड वाला केस जो मैंने बताया था कि अगर जो आप इम्पेयरमेंट को जो बुक में शो करने जा रहे हो, लॉस को शो कर रहे हो, और अगर उसका कुछ पिछला रिवॉल्यूशन बैलेंस पड़ा हुआ है, तो पहले हम उसको रिवॉल्यूशन बैलेंस से सेट ऑफ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसको पीएनएल में शो करते हैं। तो इस केस में क्या करना है, अब इस केस में भी आपको कि जितना आपने जो है चार्ज किया था पहले रिवैल्यूएशन गेन से, अब उतना ही आपको वहां से रिवर्स करना पड़ेगा। जो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है उसको जो है, पहले क्या था, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सो सपोज करते हैं जो हमारे पास जो इम्पेयरमेंट का लॉस हुआ था, वो हुआ था प्रीवियस जो है 1 लाख रुपीज का हुआ था इम्पेयरमेंट का लॉस हमारे पास। ठीक है। लेकिन हम जब जब हम इसको बुक में रिकॉग्नाइज करने जा रहे थे, तो हमने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी 70,000 का क्या पड़ा हुआ है, 70,000 का जो है हमारे पास जो है रिवॉल्यूशन गेन पड़ा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, फिर हम इस 1 लाख में से पहले हमने 70,000 में सेट ऑफ किया, फिर जो बचा रिमेनिंग 30,000 उसको हमने कहाँ शो किया, उसको हमने शो किया पीएनएल के अंदर। ठीक है। तो हमने इसको जो है पीएनएल के अंदर शो किया। ये हो गया हमारा रिमेनिंग 30,000 का। तो अब जो है, अब अगर हमें इसे रिवर्स करना है, अब अब हमें मालूम पड़ा कि जो हमने 1 लाख का जो लॉस किया, 1 लाख रुपीज का जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस शो किया था, अब रियलिटी में इतना लॉस है ही नहीं। अब रियलिटी में कितना लॉस है, अब जो रियलिटी में जो लॉस बचा है, वो लॉस है लेट्स सपोज हमारे पास सिर्फ 80,000 का। ठीक है। 80,000 का रियलिटी में लॉस है। तो सॉरी, इसको ये मान लेते हैं रियलिटी में जो लॉस है हमारा 1 लाख का नहीं है, सिर्फ जो है ये है 20,000 का। ठीक है। 20,000 का है। तो अब जो हमारे पास रियल में लॉस हुआ 20,000, तो अब जो 80,000 का है, हमें उसको रिवर्स करना है 80,000 को। अब हम उस 80,000 को रिवर्स कैसे करेंगे, तो जो हमने पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया 30,000, हम उसको जो है जो पीएनएल से में से इसको रिवर्स कर देंगे, तो पीएनएल में से ये हट जाएगा। और उसके बाद जो 80,000 में से 30 पीएनएल में से हट जाएगा, और जो बाकी बचा जो 50,000 है, उसको हम इस 70,000 का जो है में से जो है वापस जो है 50,000 कहाँ शो कर देंगे, इस 50,000 को हम रिवैल्यूएशन गेन वापस से शो कर देंगे, क्योंकि पहले हमने गेन में से माइनस किया था, तो अब इसको वापस से गेन में शो कर देंगे। ठीक है। तो ये तो था हमारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर एक जो है और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर क्या आती है, वो है कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट शुड नॉट एक्सीड
इट्स ओरिजिनल अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट। अब ये क्या है? तो इसका सिंपल मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो इम्पेयरमेंट किया है, तो आपने उस इम्पेयरमेंट के जो लॉस को जो है असेट्स की वैल्यू में से माइनस किया होगा, माइनस करके बैलेंस शीट में दिखाया होगा, और उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया होगा। अब क्योंकि अब आपने जो है दोबारा चेक किया, तो अब आपको पता चला कि वो इम्पेयरमेंट एक्चुअली में है ही नहीं या एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब आप उसको रिवर्स करोगे। लेकिन अब वो रिवर्सल भी, कितना रिवर्सल हमें जो है शो करना है, तो उस एक रिवर्सल की एक लिमिट है। वो क्या लिमिट है? कि अगर आपका जो है रिवर्सल नहीं हुआ होता, तो उस केस में हमारे उस टाइम पे बुक में क्या कैरिंग वैल्यू होती, उस कैरिंग वैल्यू से ज्यादा हम रिवर्सल नहीं कर सकते हैं इसको। ये हमें ध्यान रखने वाली चीज है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो असेट्स था बुक में 1 लाख रुपीज का था, ठीक है। अब 1 लाख रुपीज का जो हमारा असेट्स हमने बुक में शो कर रखा था, उसमें से जो है हमने 30,000 का जो है लेट्स सपोज इम्पेयरमेंट कर दिया, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट करने के बाद अब जो हमने बुक में वैल्यू दिखाई थी असेट्स की, वो 70K दिखाई थी, और वो लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। लास्ट ईयर की बात है। तो अब 70K में से फिर हमने लेस सपोज इसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होता है, तो हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और जो हमारी वैल्यू बन के आई वो आई 63K, जो हमारी कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। तो ये हमारी कैरिंग अमाउंट बन के आई। अब ये तो हो गया हमारा जो अभी करंट में बुक में है। अब लेट्स सपोज जो है हमारे पास ये जो 30,000 का इम्पेयरमेंट अगर ये हुआ ही नहीं होता, तो फिर हमारे बुक में वैल्यू कितनी आती? तो अगर हम उस केस में देखें, तो हमारे बुक में ये सपोज जो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज में हम क्या करते, हम सिंपल जो है 10% डेप्रिसिएशन लगाते, कितना, 10K लगा देते, और 10K लगाने के बाद बुक में वैल्यू कितनी आती, 90,000। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में हमें क्या समझना है कि 90,000 अगर हमने इम्पेयरमेंट लगाया ही नहीं होता और हमने डायरेक्ट ट्रीटमेंट की होती, तो हमारे पास बुक में वैल्यू कितनी होती है आज ईयर एंड पे, 90,000। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर इम्पेयरमेंट लगाया, इम्पेयरमेंट लगाने के बाद हमारी जो वैल्यू आई उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो हमारी जो कैरिंग अमाउंट आई वो आई 63,000। सपोज अब जो है इम्पेयरमेंट हमें रिवर्स करना है, तो ये इम्पेयरमेंट लेट्स सपोज हमें जो रिवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल ये 30,000 वापस एड बैक कर देंगे असेट्स की वैल्यू में से। तो जैसे ही आपने इस 30,000 को एड बैक किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 93K, ठीक है। अब मैंने जैसा कि बताया कि ये जो रिवर्स करने के बाद जो असेट्स की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इस कैरिंग अमाउंट जो हम ओरिजिनली होती उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में जो हम 93,000 बुक में नहीं शो करेंगे, हम कितना शो करेंगे, वो करेंगे 90,000 का, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको इस वीडियो को एक बार आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या है कि जो इसी वे में हमें जो है डेप्रिसिएशन को भी रिवाइज करना होगा, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन कितने का लगाया, 7,000 का लगाया है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये 7,000 का जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, लेकिन एक्चुअली में डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, वो 10,000 का होना चाहिए। तो फिर हमें डेप्रिसिएशन भी 3,000 का एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद कैरिंग अमाउंट हमें जो है बुक में कितना शो करना है उसकी कैलकुलेशन होगी। और इसके बाद जो है एक है हमारा कि जो गुडविल है जिसको हमने एक बार इंपेयर कर दिया, उसका रिवर्सल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो एक बार हमने गुडविल, जब हमने बिजनेस को खरीदा था किसी और कंपनी को, तो उस समय हमने गुडविल बुक में रिकॉग्नाइज करी होगी, अब हमने उस समय उसका इम्पेयरमेंट भी किया होगा। बट जब एक बार उसका इम्पेयरमेंट हो गया और उसके बाद जब हमने दोबारा चेक किया और वो इम्पेयरमेंट रिवर्स करना पड़ेगा, बेसिकली जो है रिवर्सल की बारी आती है, तो हमें जो है उस केस में उस गुडविल का रिवर्सल नहीं करना है। इसका रीजन है कि जो गुडविल हम फर्स्ट ईयर है वो हमारी परचेज्ड होती है, बट उसके बाद जब हम उसको बुक में हर साल रिकॉग्नाइज करते हैं, तो फिर वो हमारी इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहलाती है। तो वैल्यू में जो भी चेंजेस आते हैं वो इंटरनली जनरेटेड कहलाते हैं, और इसलिए इस पर्पज से फिर जो है हम उसको रिवर्सल नहीं करते हैं इम्पेयरमेंट का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू 3 असेट्स, असेट्स ए, असेट्स बी और असेट्स सी, ठीक है। तो 3 हमारे पास असेट्स हैं। अब हमें क्या निकालना है, इम्पेयरमेंट का लॉस निकालना है। तो हमने इसमें सीखा है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें पहले रिकवरेबल अमाउंट निकालना होता है,
और रिकवरेबल अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, हम वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जो हमारा हाई होता है, हाइयर होता है, उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो ये एक होता है हमारा कैरिंग अमाउंट, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट ग्रेटर देन किसका होता है, ये हमने वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू का लेस कॉस्ट टू सेल का होता है। तो फेयर वैल्यू हमारी 80 है और ये हमारा वैल्यू सॉरी वैल्यू इन यूज हमारा 80 का है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमारा 90 का है, तो ग्रेटर हमारा हुआ 90। अब हमारा रिकवरेबल अमाउंट हुआ 90। अब 90 और 100 में हमें कंपेयर करना है। अगर कैरिंग अमाउंट हमारा जो है ज़्यादा हुआ तो हमारा इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ अगर आप देखो तो हमारा जो है कैरिंग अमाउंट 100 की है और हमारी फेयर ये रिकवरेबल अमाउंट 90 की, तो यहाँ हमारा कितने का लॉस हो गया, यहाँ पर हमारा होता है 10 रुपीज़ का इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असेट्स बी की। तो इसके अंदर हमारा क्या है, हमारा इन दोनों में से हाइयर कौन सा है, तो इन दोनों में हाइयर हमारा अगेन ये है 65। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कैरिंग अमाउंट जो है हमारे पास ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है। तो अगर लेस देन होगा तो हमारा कोई इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर कोई इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, थर्ड केस में थर्ड केस में जो हमारे पास जो है हाइयर है वो हमारा 35 ये है, जो कि वैल्यू इन यूज है, तो ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट हो गया। और जो है कैरिंग वैल्यू हमारे पास सिर्फ ज़्यादा है, तो ये 5 का क्या हो गया हमारे पास, सिंपल लॉस आ गया। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, तो इस क्वेश्चन को आप करके और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कितना आया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है कि इन अकॉर्डेंस विद IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट्स हमें बताना है IAS 36 के अकॉर्डिंग जो है ट्रू है। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑल, ऑल का 1 एंड 2, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3। एक बार हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा कह रहा है कि एन इम्पेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट एनुअली ऑन ऑल इंटेंजिबल असेट्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू किस केसेस में होता है, तीन ही केसेस में होता है। एक, जब आपका जो है पहला, तो जब आपने जो है गुडविल को एक्वायर करते वक्त जो है बेसिकली परचेज किया है वो। सेकंड, इंटेंजिबल असेट्स कौन से, जिनकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है, सिर्फ वो। और थर्ड कौन सा था, एक ऐसे इंटेंजिबल असेट्स जो रेडी टू यूज नहीं है। तो ये हमारा पहला वाला क्या है स्टेटमेंट, ये हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, वैसे तो अगर आप एग्जाम में जैसे अगर आप ऐसे क्वेश्चन दोगे तो हमें क्या है माइंड का यूज करना है। जैसे हमें सिंपल पता चल रहा है वन ऑप्शन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, सिंपल हमारा ये ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। तो इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन असेट्स एक्सीड कैरिंग अमाउंट देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट अ वैल्यू इन यूज। ये हमने बात की थी कि अगर जो हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर जो है असेट्स के कैरिंग अमाउंट से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में हमें जो है फिर ये वैल्यू इन यूज भी कैलकुलेट नहीं करना और उस केस में जो हमारा इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है कि इम्पेयरमेंट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। इम्पेयरमेंट इज थर्ड इज इम्पेयरमेंट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इम्पेयरमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। ठीक है, अनलेस इट रिवर्स अ गेन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी विच केस इट ऑफसेट अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो मैंने इसके लिए भी हमने बात किया था कि हम जो है इम्पेयरमेंट लॉस को कहाँ शो करते हैं, पीएनएल में। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर असेट्स का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है हमारे पास तो पहले हम उसको उस सरप्लस से ऑफसेट करते हैं, देन उसके बाद जो है पीएनएल में शो करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ये हमारा सेकंड एंड थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इंडिकेशन, कौन से दो इंडिकेशन हो सकते हैं जिससे असेट्स में बी इम्पेयर्ड एज पर IAS 36। तो अभी हमने जो है इम्पेयरमेंट के जो है इंडिकेशंस की बात करी थी, तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में जो है ये कौन कौन से इसमें से सही है और कौन से इसमें सही नहीं है। तो इसमें से हमें सिर्फ दो आंसर सही बताने हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। तो डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो हमने बात किया था कि इम्पेयरमेंट कब एग्जिस्ट होता है, जब मार्केट रेट का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो। बढ़ने से क्यों ये बढ़ेगा, तो हमारा डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा और डिस्काउंटिंग रेट अगर हमारा बढ़ेगा तो उससे वैल्यू इन यूज जो है वो हमारा डिक्रीज आएगा और वैल्यू इन यूज डिक्रीज आया तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा रिकवरेबल अमाउंट फिर कैरिंग अमाउंट हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा। तो एक तो ये हमारा जो है रॉन्ग है। सेकंड पढ़ते हैं, इंटरेस्ट इन मार्केट
वैल्यू, सॉरी, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू फॉर द असेट्स। तो हमने ये भी पढ़ा था कि किसी असेट्स की वैल्यू में अगर डिक्रीज होता है तो उस केस में जो है हम फिर इम्पेयरमेंट को इंडिकेशन होता है और इम्पेयरमेंट करते हैं, इंक्रीज के केस में नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड है डैमेज कॉज टू असेट्स। हमने इंटरनल इंडिकेशन में पढ़ा था कि अगर असेट्स में डैमेज हुआ है तो वो हमारा इंडिकेशन का इम्पेयरमेंट होता है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। वैसे तो अब यहाँ भी जब दो गलत हो गए तो लास्ट के दो ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। तो लास्ट का पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस। तो अगर जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो अगर कंपनी जो है रीऑर्गेनाइजेशन का अगर सोचती है तो उस केस में उनको क्या है, असेट्स की सारी वैल्यूज को डिक्रीज करना होता है और जो है अपने जो भी लाइबिलिटीज वगैरह उसको पे ऑफ करती है। तो उस केस में भी जो है हम फिर ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो जो है हमारे पास इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास इस IAS36 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइए, और जो है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।